तो आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। एक ऐसा मामला जिसने पिछले कई सालों तक मतलब देश के हर प्रमुख अखबार के पहले पन्ने को घेरे रखा। हाँ, और टीवी न्यूज चैनल्स की तो जैसे प्राइम टाइम बहसों पर पूरी तरह से कब्जा ही जमा लिया था। बिल्कुल, एक मौजूदा मुख्यमंत्री को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है, महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रखा जाता है और फिर इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल का अंत जज के एक बेहद सीधे बयान से होता है। और वो बयान था कि कोई सबूत नहीं मिला। मतलब सोचिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो भारत की राजनीति और हमारी जो न्याय व्यवस्था है ना, उसकी कार्यप्रणाली पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। सही कहा। और आज हम इसी विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य स्रोत है। इस वीडियो में दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के बरी होने का विश्लेषण किया गया है। इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। मेरी समझ से ये सबसे जरूरी नियम है आज का। बिल्कुल, वो नियम क्या है वो ही बता दीजिए। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं ना, उसमें अत्यंत संवेदनशील और राजनीतिक आरोप शामिल हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों दृष्टिकोणों से। हाँ, दोनों तरफ से। तो जो लोग भी आज हमें सुन रहे हैं, उन्हें ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का ना तो समर्थन कर रही हूं मैं और ना ही विरोध। एकदम सही। हमारा एकमात्र उद्देश्य बस इस स्रोत में दी गई जानकारी और दावों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है, ताकि सुनने वाले इस बहुत ही जटिल मुद्दे को आसानी से समझ सकें। बिल्कुल। तो अगर हम अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले वाले दिन की बात करें, तो स्रोत के अनुसार राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर का माहौल बहुत भावुक था। हाँ, स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने जैसे ही अपना फैसला सुनाया ना कि इन नेताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अदालत के भीतर ही रो पड़े थे। और ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी। अदालत ने जो टिप्पणियां की वो सीबीआई के लिए बहुत सख्त थीं। जज ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई की हजारों पन्नों की चार्जशीट में ऐसे गैप हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। और इस फैसले का कानूनी महत्व समझना बहुत जरूरी है। जज ने कहा कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मतलब प्राइमा फेसी केस भी नहीं बना पाई। पहली नजर में ही केस नहीं टिक रहा था। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। जज ने खुद हैरानी जताई कि उन्हें मुख्य आरोपी बनाया ही कैसे गया। तो आइए इससे थोड़ा डिकोड करते हैं। स्पेशल जज ने सिर्फ आरोपियों को बरी नहीं किया, उन्होंने इस केस से जुड़े सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ ही विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दे दिए। मतलब अदालत खुद अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठा रही है। हाँ, और इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है वो है घटनाओं की टाइमलाइन। ये 22 महीने से मामला चल रहा था। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिन कौन सा चुना गया? ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल। देश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के मात्र 5 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वीडियो में एक सीधा सवाल उठाया गया है कि क्या ये गिरफ्तारी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने के लिए की गई थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान की सख्त टिप्पणियों का भी जिक्र करता है। हाँ, जब केजरीवाल को ईडी केस में जमानत मिलने ही वाली थी। ठीक उसी समय अचानक सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस भुयान ने इसे पूरी तरह से अवैध माना और उन्होंने एक बहुत ही मशहूर उपमा का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार उन्होंने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आने और निष्पक्ष दिखने की नसीहत दी। पिंजरे का तोता मतलब सालों बाद भी एजेंसी की कार्यप्रणाली पर वही सामान्य निशान। और स्रोत ये दावा करता है कि ये सिर्फ अधिकारियों की गलती नहीं थी। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक बार फिर याद दिला दूं कि ये स्रोत के अपने दावे हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने का भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। और इसके लिए एक खास कार्यप्रणाली या मोडस ऑपरेंडी बताई गई है वीडियो में। ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। सही कहा। वीडियो में बताए गए पैटर्न के अनुसार जांच एजेंसियों के डर का इस्तेमाल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकारें गिराने के लिए किया गया। झारखंड में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देकर जेल जाने पर मजबूर किया गया। और ममता बनर्जी जैसे नेताओं पर दबाव बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ, ऐसा स्रोत में विस्तार से बताया गया है। इसी कड़ी में वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने भाषण का भी जिक्र है। हाँ, जहां उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है। और उसी भाषण में उन्हें निर्लज्ज व्यक्ति भी कहा था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। स्रोत न्याय व्यवस्था पर भी बहुत गंभीर सवाल उठाता है कि अगर केस इतना ही कमजोर था
तो मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में क्यों रहे? 17 महीने बहुत बड़ा समय होता है। निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक, मतलब जस्टिस स्वर्णकांता, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस संदीप मेहता, इन सब ने जमानत क्यों नहीं दी? तो फिर अचानक बदलाव कैसे आया? स्रोत इसका श्रेय तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की टिप्पणियों को देता है। उन्होंने कहा था कि निचली अदालतें सेफ गेम खेल रही हैं। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। बिना दोष साबित हुए सालों जेल में रखना अन्याय है। और ट्रायल की तो बात ही छोड़ दीजिए। CBI ने 493 गवाहों की सूची पेश की थी। 493 गवाह? मतलब ट्रायल शुरू होना ही असंभव लग रहा था। ये तो प्रक्रिया को ही सजा बना देने वाला तरीका है। और इस सब में स्रोत के अनुसार मीडिया की भूमिका भी बहुत ही नकारात्मक रही। हाँ, वीडियो में मुख्य धारा की मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा गया है, उसकी कड़ी आलोचना की गई है। कैसे बिना सबूत के महीनों तक टीवी पर फर्जी डिबेट्स चलाई गईं, जिससे आम जनता के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब रोज टीवी पर एक ही बात चिल्लाई जाएगी तो लोग मान ही लेते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या? मतलब सब कुछ साफ होने के बावजूद भी विपक्ष एकजुट नहीं है। अगर हम स्रोत में कांग्रेस नेताओं के बयानों का विश्लेषण देखें तो संदीप दीक्षित और पवन खेड़ा का रुख बिल्कुल अलग है। हाँ, कांग्रेस तो भाजपा को इच्छाधारी नाग कह रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा का लक्ष्य कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और इसके लिए वो आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल कर रही है। स्रोत के अनुसार कांग्रेस का यही मानना है कि भाजपा आम आदमी पार्टी को पंजाब और गुजरात में कांग्रेस को हराने के लिए एक सुविधाजनक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये तो बहुत ही उलझी हुई राजनीतिक तस्वीर है। और स्रोत एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी दिखाता है। एक तरफ आप नेताओं को बरी किया जा रहा है और ठीक उसी समय जब तमिलनाडु चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस के पी चिदम्बरम के खिलाफ ईडी का नया मामला खोला जा रहा है। वही INX मीडिया मामला, जिसमें उन्हें 106 दिन जेल में रखा गया था। CBI तो दीवार फांद कर उनके घर गई थी। तो जांच एजेंसियों के इस इस्तेमाल से विरोधी दलों में भी आपस में अविश्वास पैदा हो गया है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो स्रोत का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है कि जब जांच एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है तो लोकतांत्रिक संस्थाएं खंडर में बदल जाती हैं। लेकिन कोर्ट का ये फैसला ये भी साबित करता है कि उसी सिस्टम में कहीं कोई कलम का ईमान जाग सकता है और सच बाहर आ सकता है। ये एक उम्मीद की किरण है। लेकिन जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उन्हें ये सब क्यों जानना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ राजनेताओं की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे सूचनाओं का विस्फोट करके आम जनता को थकाया जाता है ताकि वो सिस्टम की खामियों को चुपचाप मान ले। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। हर खबर पर सवाल उठाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और इस चर्चा का अंत हम एक ऐसे गहरे सवाल के साथ करना चाहते हैं जो इस पूरी घटना से ही उपजाए। हाँ, एक ऐसा सवाल जो हर लोकतांत्रिक नागरिक को सोचना चाहिए। अगर कोई जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को, चाहे वो एक मुख्यमंत्री हो या कोई आम नागरिक, बिना किसी ठोस सबूत के सालों तक जेल में रखती है, तो उसके जीवन के उन खोए हुए सालों का और बर्बाद हुई प्रतिष्ठा का हर्जाना एक लोकतंत्र में कैसे और कौन भर सकता है? क्या केवल कागज पर बरी कर देना ही पूर्ण न्याय है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम आपको सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सोचने वाली बात तो है। मिलते हैं अगली चर्चा में।